गुड इवनिंग साथियों। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब बिल्कुल बिना रुके बिना ठहरे आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि आप सफलता की परिभाषा को जान रहे हैं कि सफलता तभी मिलेगी जब आप बिना रुके बिना थके लगातार चलते रहेंगे। क्योंकि सफलता बगैर थके बगैर रुके लगातार चलने पे ही मिलती है। ये परिभाषा आप जान रहे हैं, इसीलिए आप लगातार प्रैक्टिस क्वेश्चन का कर रहे हैं। जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है, जो पूछने की स्टैंडर्ड रहा है, उसी पे आधारित है। इसीलिए जी हाँ साथियों, आप लगातार प्रैक्टिस सेट करेंगे, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा और इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा। अगर आपका 125 आ रहा है तो 140 मार्क्स तक 145 मार्क्स तक आराम से लाया जा सकता है, अगर लगातार आप सेट को कर रहे हैं तो। क्योंकि जीके जीएस के लिए आपको टेंशन लेना बिल्कुल नहीं है। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट पे आते हैं। आज का प्रश्न आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। क्या प्रश्न है देखिए, आइए। क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चंस रहता है, आप देख ही रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि मानसून के अंत के बाद कौन से प्रकार की फसलें बोई जाती है। मतलब मानसून समाप्त हो जाए, सितंबर अक्टूबर की बात करता है, तो सितंबर अक्टूबर आपकी ठंडी के आगमन होती है और ठंडी में जो फसलें लगाई जाती है उसको हम लोग रबी फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। तो आपका आंसर, इधर करेक्ट आंसर ए रबी फसल हो जाएगा। रबी फसल में आपके उदाहरण देखते होंगे, ठंडी के समय में चना आपको निकलता है, गेहूं, जौ, बाजरा, ये सब आपकी ठंडी फसल है, तो इसको आप रबी फसल कह सकते हैं। यानी रबी फसल में आने वाला आपका क्या होगा? गेहूं, आलू, नए नए आलू आपको ठंडी में ही निकलता है। चना की बात करें, मटर, ये सब जो फसलें हैं आपका रबी फसल है। वही बात कर लेंगे हम लोग खरीफ फसल की। तो खरीफ फसल जो होता है, जो गर्मी में बोई जाए और ठंडी के आगमन में क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में काट यानी गर्मी में बोई जाती है, उसको हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। ये आपका जनरली मई जून वाली फसल है, यानी मई जून में इसको बोया जाता है। तो आप देखे होंगे मई जून में धान की खेती, मकई की खेती की जाती है। तो धान और मकई ये सब आपका क्या है, खरीफ फसल हो जाएगा, जो मई जून में बोया जाता हो। ठीक है, चलिए वही बात कर ले हम लोग जैद फसल की। तो जैद फसल जो होता है, जो रबी और खरीफ के बीच में उगाई जाती हो, उसको हम लोग जैद फसल कहते हैं। जिसको आपने देखा होगा तरबूज, खरबूज, ये सब आपका जो है जैद फसल है। यानी आप रबी और खरीफ के बीच में जो फसल उगाते हैं उसी को हम लोग जैद फसल कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अब जो है रबी फसल खरीफ फसल से संबंधित कोई डाउट नहीं रह गया होगा। तो ये बात आप सुन ले, यानी एक्सप्लेनेशन जो होती है ना, उसको आप सुनते चलेंगे, किसी प्रकार का कोई डाउट और संशय नहीं रहेगा माइंड में। आइए अगला प्रश्न हम लोग लेकर जाते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला की साक्षरता दर के बीच सबसे बड़ा अंतर था? बिल्कुल एकदम सही, आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया और समझ लिया। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का, यानी भारत के किस राज्य के बीच जो है महिला और पुरुष के साक्षरता दर में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिला। तो बिल्कुल आपने सही आंसर किया, इसका आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका राजस्थान हो जाता है। राजस्थान के बारे में तीन चीज़ मुख्यतः याद रख लीजिए। राज्यसभा सीट कितनी है, लोकसभा सीट कितनी है, और उसका नृत्य कौन सा है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है। तो झारखंड में जो राजस्थान में राज्यसभा सीट की बात करें, राज्यसभा सीट है आपका 10। वहीं आपका लोकसभा की बात करें तो लोकसभा सीट जो है 25 है। और वहीं हम बात करें इसका राष्ट्र जो है राजकीय नृत्य, इसका क्या है? तो राजकीय नृत्य जो है झूमर है। क्या है? झूमर है ना, ये आप याद रखिए। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आपसे अगर बन जाए, झूमर शायद, या झूमर या घूमर, घूमर कहा जाता है, घूमर, झूमर नहीं घूमर, इसको काट दीजिए। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किस राज्य का रहा है। तो क्षेत्रफल के बारे में अगर बात करें 2011 के अनुसार एरिया बाई क्षेत्रफल, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है उत्तर प्रदेश का रहा है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का। उसके बाद किसका रहा है? उसके बाद महाराष्ट्र का रहा है। 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश है, 2 नंबर पे महाराष्ट्र रहा है। वहीं बात कर ले तो जो है 3 नंबर पे बिहार रहा है और चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। वहीं अगर हम लोग बात कर ले
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? जनसंख्या घनत्व की बात करें हम, यानी एक वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा आदमी यानी पॉपुलेशन रहने वाले को ही हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो ये 1106 लोग एक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं बिहार के अंदर, यानी जनसंख्या घनत्व बिहार का सबसे ज़्यादा है। तो जनसंख्या घनत्व की बात कर ले, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है बीपीएससी में बात करें तो ये बीच से ऑर्डर ही लिखने को दे देता है। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है, बिहार एक नंबर पे। उसके बाद अगर आपसे बात करें बिहार के बाद कौन है, तो बिहार के बाद जो है पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो केरल है, ठीक है, बंगाल के बाद केरल है। वहीं अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि वो कौन सा भारत का राज्य है जहां महिला और पुरुष की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो राज्य आपका केरल है। केरल की बात करें तो पुरुष और महिला सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल का है, साक्षरता दर। वहीं अगर आपसे बात कर दिया जाए कि सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता किस राज्य या किस केंद्र शासित राज्य में है, तो केंद्र शासित राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता जो है वो आपका लक्षद्वीप में है। कहाँ है? लक्षद्वीप में, ये याद रखिएगा, ठीक। पुरुष साक्षरता लक्षद्वीप, ठीक है। चलिए ये बातें आप जो है माइंड में रख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए अगला प्रश्न आपका आता है, डैश का आकाश गंगा के अंदर धूल और गैस का बादल होता है। डैश के अंदर क्या है इसका आंसर? तो इसको हम लोग कहते हैं निहारिका। निहारिका जो है एक आकाश गंगा है, उसके अंदर जो होता है गैस और बादल भले होते, तो इसी हम लोग कहते हैं निहारिका। ये आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा निहारिका, ठीक है। निहारिका में गैस और क्लाउड बादल का भी संगठन होता है, धूलकण होता है, जिसको हम लोग निहारिका कहते हैं। वही बात कर ले हम लोग फोटोस्फीयर क्या होता है, तो प्रकाश की जो दृश्य क्षेत्र होता है जिसको देखा जाता है उसी को हम लोग कहते हैं फोटोस्फीयर कहते हैं। तो आप कह सकते हैं दृश्य क्षेत्र कह लीजिए, दृश्य क्षेत्र को हम लोग फोटोस्फीयर कहते हैं। वही बात करें हम लोग कि ब्लैक होल क्या होता है, तो ब्लैक होल अंतरिक्ष में वह एक जगह है जहां पे सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है। इसके गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से प्रकाश भी नहीं बच सकता है, वहां से प्रकाश भी नहीं निकल सकता है, इसीलिए वह क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां अंधेरा ही अंधेरा होता है, इसीलिए उसको बोला गया ब्लैक होल। यानी ब्लैक होल आप कह सकते हैं कि अंतरिक्ष का वह जगह है जहां पे अंतरिक्ष का वह जगह है, वह जगह जहां गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है, जिसके प्रभाव से प्रकाश भी नहीं बच सकती है, प्रकाश भी वहां से निकल नहीं पाती है, जिसके कारण वहां अंधेरा होता है, ठीक है। वही हम बात कर ले क्रोमोस्फीयर क्या होता है। क्रोमोस्फीयर जो होता है ना, ये आपका सबसे बाहरी परत है, ठीक है, सबसे बाहरी परत है और सबसे गर्म, बाहरी प्लस गर्म। ये जो होता है बाहरी परत कोरोना, जो सूर्य की बाहरी परत को क्या बोलते हैं हम लोग, कोरोना, और फोटोस्फीयर प्रकाश दृश्य की बात कर ले, लिखिए ना, कोरोना और फोटोस्फीयर के बीच में पाया जाता है। ये फोटोस्फीयर के बीच क्रोमोस्फीयर, ठीक है ना। चलिए इसमें जो मुख्यतः गैस होती है हाइड्रोजन और हीलियम प्लाज्मा गैस होती है। इसका मेन काम होता है लाल प्रकाश दृश्य दिखाना। जो सूरज निकलते समय आपको जो लाल दिखाई देती है वो क्रोमोस्फीयर का ही कमाल है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। लाल दृश्य, चलिए यानी सूरज निकलते समय आपको कैसा दिखाई देता है, लाल। ये कमाल है किसका, क्रोमोस्फीयर का कमाल है। आइए अगला प्रश्न आता हम लोग, हजारों वर्षों में पृथ्वी की गति में परिवर्तन के सामूहिक प्रभावों को उसके जलवायु पर कैसे वर्णित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, हजारों वर्षों में पृथ्वी की गति में परिवर्तन के सामूहिक प्रभावों को उसके जलवायु पर कैसे वर्णित किया जाता है, इसको कहा जाता है हम लोग मिलेनकोविच सिद्धांत के अनुसार इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं।
मिलनकोविच सिद्धांत के अनुसार हजारों वर्षों में पृथ्वी की गति में जो परिवर्तन हुए और उसका प्रभाव जलवायु पे वर्णित करने के लिए आता है। मिलनकोविच यानी साइंटिस्ट का नाम है मिलनकोविच। इन्होंने ही बताया था कि हजारों साल में यानी हजारों वर्षों में जो पृथ्वी में के गति में जो परिवर्तन हुआ, उस गति के परिवर्तन से जो जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलेगा, इस बारे में एक्सप्लेनेशन करने वाला, इस बारे में बताने वाला आपका कौन है? मिलनकोविच। इसीलिए इसके नाम पे ही एक थ्योरी बन गया मिलनकोविच सिद्धांत, यानी हजारों वर्ष में यानी पृथ्वी की गति में जो परिवर्तन हुआ, इसका सामूहिक प्रभाव उसके जलवायु पर देखने को मिलेगा। ये बात बताने वाला मिलनकोविच है, ये बात याद रखिएगा। वहीं हम बात कर ले कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या है, महाद्वीपीय बहाव क्या है, कोपरनिकस का सूर्य केंद्रित सिद्धांत क्या है। तो कोपरनिकस एक आपका खगोल शास्त्री जो है साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। इन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत कहने का मतलब क्या दिया, यानी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, ये बात बताने वाले कोपरनिकस है। यानी आप लिख ना चाहते तो लिख सकते हैं, ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, ये बात कोपरनिकस ने बताया। वहीं अगर बात कर ले प्लेट टेक्टोनिक की, तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या है, बोलिए, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या है? ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत वह सिद्धांत है जो आप दो प्लेटों को आपस में, जिसका आप क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं उसको, जो भूकंप वगैरह जो आता है, भूकंप वगैरह, तो एक उच्च प्लेट निम्न प्लेट को जो दबा देती है, और दबा देने के कारण उसके अर्थ में एक कंपन होता है, और उस कंपन को ही हम लोग प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। यानी भूकंप की रिएक्टर यानी भूकंप की सिद्धांत को परिभाषित करने के लिए जो चीज़ बताई जाती है, उसे हम लोग प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, यानी ये टेक्टोनिक जो है साइंटिस्ट का ही नाम है। दो प्लेट के बीच में जो बल लगता है, और जो हाई बल यानी जो हाई फोर्स डेवलप करेगा, उच्च बल निम्न वाले बल प्लेट को क्या करेगा, दबा देगा, उसी को हम लोग कहेंगे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। महाद्वीपीय बहाव क्या है? महाद्वीपीय बहाव के बारे में करिए कि यानी महाद्वीपीय बहाव के मतलब ये इससे संबंधित क्या है। ये सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी महाद्वीप है, अगर सेम आयु वाले अगर हम लोग महाद्वीप को देखते हैं, तो वहाँ पे रहने वाले जो पौधों हो या जानवर हो, उसके जीवाश्म को जो देखा गया एक ही तरह का पाया गया। मतलब इससे ये पता चलता है कि बहुत पहले महाद्वीप जो है आपस में एक ही आपस में मिले हुए थे, यानी ज्वाइंट ही थे, जिसके कारण जो है यहाँ पे रहने वाले, इस महाद्वीप पे रहने वाले और दूसरे महाद्वीप पे रहने वाले पौधों की गुण देखा जाए, और जीवाश्म यानी उसमें जानवरों की जो है गुण देखी जाए, तो दोनों का एक समान ही है। इससे ये पता चलता है कि महाद्वीप जो है पहले से आपस में एक साथ जुड़े हुए थे। ये सिद्धांत बताता है महाद्वीपीय बहाव। ठीक है ना, चलिए क्लियर। आइए अगला प्रश्न आते हम लोग। टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो टेनिस को ओलंपिक खेल में 1888 में शामिल किया गया था। कौन सा खेल में था, बोलिए? 1888 में शामिल किया गया, और वो था ग्रीष्म ओलंपिक, यानी गर्मी में खेलने वाला ग्रीष्म ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कह लीजिए ना, गर्मी में खेलने वाला। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आते हम लोग। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 तरह की रीट जारी की जाती है। 5 तरह की, तो आंसर आपका हो जाएगा 5 तरह की। ठीक है, कौन कौन 5 तरह की कौन कौन है? डिस्कशन में मैंने सारे बात बता दिया है, बोलिए कौन कौन है 5 तरह की? बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद परमादेश, उसके बाद निषेध, उसके बाद आप ले लीजिए उत्प्रेषण, और उसके बाद आपका अधिकार पीछा। ये 5 तरह की है। अगर आपसे पूछ दिया जाए क्या सिर्फ रीट जारी करने के यानी मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सिर्फ रीट जारी करने का अधिकार
उच्च न्यायालय को यानी सर्वोच्च न्यायालय को ही है? तो नहीं, उच्च न्यायालय को भी समान अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 226 के तहत। उच्च न्यायालय भी रीट जारी करे यानी उसकी रक्षा के लिए अपने तरफ से जो है आदेश जारी कर सकते हैं, रीट जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद समान शक्ति दिया गया है अनुच्छेद 226 से, यानी समान शक्ति रीट जारी करने में हाई कोर्ट को यह बात याद रखिए, अनुच्छेद 226। ठीक है, चलिए इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। यानी 5 तरह के रीट है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। ये आप याद रखिए। चलिए आइए, भारत में सोमशिला बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सोमशिला बांध जो है आप पेन्ना नदी पे बनाया गया है, पेन्नार नदी। ठीक है, इसको पेन्ना भी लिखा जाता है, पेन्ना नदी। पेन्ना नदी किस राज्य में है? तो याद रखिए आंध्र प्रदेश में है। कहाँ? आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए ये याद रखिए। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि भारत के सबसे ऊंची बांध और गुरुत्वा वाला बांध जो है किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए ये आपका केरल राज्य में है। सबसे बड़ा सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध जो है केरल राज्य में है। किस राज्य में है? केरल राज्य में है। ठीक है, चलिए केरल राज्य में है, बात याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी है? तो शास्त्रीय यानी प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी जो है आपका सोनल मानसिंह है। क्या है? सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह के बारे में कुछ तथ्य याद रखिए कि जो शास्त्रीय नृत्य है एक भरतनाट्यम और एक ओडिसी दोनों से संपर्क रखती है। मतलब ये इनका संबंध जो है, संबंध भरतनाट्यम से भी है, भरतनाट्यम, और दूसरी बात करिए तो ओडिसी से है। किससे? ओडिसी। ठीक है, चलिए सोनल मानसिंह के बारे में याद रखिए कि इनको जो भारत के 2 बड़े पद जो नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाता है, एक होता है पद्म भूषण और एक होता है पद्म विभूषण। सबसे पहले इनको पद्म भूषण मिलता है और पद्म जो है भूषण 1992 में मिलता है। यानी कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पाने वाली पहली महिला आपका सोनल मानसिंह है। एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, यानी शास्त्रीय नृत्य कह लीजिए या कला के क्षेत्र में कह लीजिए, पहली महिला वो कौन है जिन्होंने भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया, यानी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तो वो आपका सोनल मानसिंह है। ठीक है, दूसरी बात पद्म विभूषण भी दिया गया इनको, पद्म विभूषण वो आपका 2003 में दिया गया। तो ये आप सोनल मानसिंह के बारे में ये बातें याद रख सकते हैं। इनका 2 शास्त्रीय नृत्य से संबंध होता है, भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंध होता है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न हमारा आता है, अनुच्छेद 20 का कौन सा खंड दोहरे खतरे के सिद्धांत को शामिल करता है? तो दोहरे खतरे के सिद्धांत को शामिल मतलब दोहरे खतरे से संबंधित क्या कि आपको संविधान ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति हो, एक ही केस में एक ही जुर्म में उन्हें 2 बार सजा न दी जाए, यानी एक केस के लिए 2 बार गिरफ्तारी नहीं हो, एक जुर्म में 2 बार सजा ना हो, यही कहा जाता है। अनुच्छेद 20 के खंड 2 कहता है कि एक व्यक्ति यानी एक क्राइम के लिए एक ही बार सजा हो। अगर कोई एक व्यक्ति एक केस क्राइम किया है तो उस केस के एवज में एक ही बार गिरफ्तारी होगी, उसके डबल गिरफ्तारी नहीं होगी। ये कहता है अनुच्छेद 20 के खंड 2, एक व्यक्ति एक केस में एक क्राइम में एक ही बार गिरफ्तारी एक ही बार सजा हो, सेम केस में डबल से सजा न हो। ये कहता है अनुच्छेद 20 के खंड 2। आपका आंसर डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना शुरू की गई थी? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है ये आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है क्या?
ग्रामीण विकास मंत्रालय। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि गरीबों और खास करके महिलाओं के लिए एक ऐसा संस्था का डेवलप करना जिससे गरीबी को कम से कम किया जा सके, ये उद्देश्य था। ठीक है, चलिए तो लिख सकते हैं आप दीनदयाल अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य याद रहे तो कभी कभी आपको मेंस में भी काम आ जाए। उद्देश्य है गरीबों खासकर महिलाओं के लिए संस्था डेवलप करना जिससे गरीबी दूर किया जाए, गरीबी को कम किया जाए, ठीक है, ये बात याद रखिए, ये उद्देश्य था। चलिए आइए अगला प्रश्न क्या है? अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? मुझे लगा ये अनुष्का शर्मा की बात कर रहा, नहीं, ये अनुष्का शंकर है। यानी किस वाद्य यंत्र से ये संबंध रखते हैं? तो ये सितार वादक है। कौन है? सितार वादक इज द करेक्ट आंसर। चलिए सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि शास्त्रीय नृत्य की बात करें या वाद्य यंत्र की बात करें, इससे संबंधित ज्ञान घर पे आपको जो है वीडियो पड़ा हुआ है और पूरे डेप्थ में पड़ा हुआ है, जहां से क्वेश्चन बन सकती है। तो प्लीज एक बार जो है देख लीजिएगा। स्टैटिक जीके के लिए जो आपका वाद्य यंत्र की बात कर लीजिए या आप बात करिए किसकी, शास्त्रीय नृत्य की बात करिए, तो आपका वहां से क्वेश्चन बन जाएगा और इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। ये वीडियो आपका जो है ज्ञान घर यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। आधुनिक सूक्ष्म वित्त के संस्थापक कौन है? कौन है बताइए? चलिए बिल्कुल सही आपने आंसर किया, रंगराजन। कौन आंसर? ए नंबर द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए पौधों की पत्तियों से पानी की बूंदों के रूप में पानी का नुकसान डैश कहलाता है। यानी पौधे की पत्तियों से पानी का जो निकलना होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो आपका इसका आंसर ऑप्शन में दिया ही नहीं है। दाब प्रवणता दिया है, बायंसी फोर्स नहीं, स्थानांतरण नहीं होगा, वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन कहा जा सकता था। ट्रांसपिरेशन जिसको हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन, तो ये आपका आंसर हो सकता था। तो बी नंबर ले लीजिए, क्योंकि बिंदु स्राव नहीं हो सकता है, प्लाज्मोलिसिस नहीं हो सकता, दाब प्रवणता नहीं हो सकती। आपका एक ही आंसर ऑप्शन में जा सकता था। और बी नंबर में कभी कभी पूछ देता है कि वाष्पोत्सर्जन किस किस पर निर्भर करता है। तो याद रखिए जितना ज्यादा तापमान होगा वाष्पोत्सर्जन उतना ही ज्यादा होगा, यानी तापमान बढ़ेगा वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा। कभी कभी आपका जो है इसका मिट्टी की नमी पे भी निर्भर करता है। मिट्टी की नमी ज्यादा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा। आपको कभी कभी इस पे जो है हवा की तेज रफ्तार पे भी निर्भर करता है। तो याद रख सकते हैं हवा की तेज गति। ठीक है, और एक पॉइंट इसमें ये भी ये रख सकते हैं, ह्यूमिडिटी आर्द्रता पे भी निर्भर करती है। तो आप जो है इन सभी का संबंध इससे वाष्पोत्सर्जन से है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पे भी बन जाता है कि इनमें से कौन कौन फैक्टर है जिस पे वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन निर्भर करता है, डिपेंड करता है। तो ये बात थोड़ा माइंड में रखते चलिएगा। आइए अगला प्रश्न हमारा आता है। ठीक है, चलिए विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है बताइए? सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका ब्राजील है। कौन है? ब्राजील है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? बिल्कुल आप आंसर करिए, आपका आंसर आ रहा होगा। कौन सा आंसर हुआ बोलिए? सही आंसर है कौन सा? मैगलन जल संधि। बिल्कुल आपका आंसर मैगलन जल संधि है, ये आपका याद रखिए, करेक्ट। चलिए वही हम बात कर ले कि पाक जल संधि क्या है। तो पाक जल संधि जो है भारत की राज्य तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच, श्रीलंका से जोड़ती, यानी भारत के राज्य तमिलनाडु यानी भारत और श्रीलंका के बीच जो जोड़ने वाली बांध है उसको हम लोग पाक जल संधि कहते हैं। ये जोड़ती है किसको? तमिलनाडु किससे जुड़ती है? श्रीलंका से। किस बात से? पाक जल संधि से। तो ये बात याद रखिएगा, पाक जल संधि से जो है जुड़ने वाली कौन है आपका? बोलिए कौन?
और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वह कौन सा देश है जो आंसू, टपकते आंसू के जो है प्रतीक है, टपकते आंसू की तरह है, तो आप याद रखिए वो देश आपका श्रीलंका है। या नारियल की तरह, नारियल का सेब में गिरते आंसू की तरह है, तो भी आपका श्रीलंका है। और ये याद रखिए पाक जल संधि जो है तमिलनाडु यानी भारत और श्रीलंका के बीच जो है बांध जिसको जोड़ के रखती है उसी को हम लोग पाक जल संधि कहते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात कर ले मलक्का जल संधि की, तो मलक्का जल संधि जो है ये किसके किसके बीच है? सुमात्रा और इंडोनेशिया द्वीप के बीच जो है संबंध बनाती है। सुमात्रा और इंडोनेशिया द्वीप को जोड़ती है, इंडोनेशिया द्वीप। ठीक है, वहीं अगर बात कर ले दारदा नेल्ज जल संधि, इसका दूसरा नाम भी है। इसका दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है बोलिए? इसका दूसरा नाम, एक मिनट, दारदा नेल्ज जल संधि इसको बोला जाता है। बोलिए इसका क्या नाम से जाना जाता है? इसका दूसरा नाम है गैलीपैली। ये क्या करता है? ये तुर्की यूरोपीय और एशियाई यूरोपीय को जो है अलग करती है। इसको लिख सकते हैं हम लोग, दार्दानेल जो है जल संधि ये एशियाई तुर्की और यूरोपीय तुर्की के, यूरोपीय तुर्की की बैरियर है, बैरियर है। ठीक है, चलिए ये बात याद रख सकते हैं। और दादरा नेल्ज जल संधि का दूसरा नाम क्या है? गैलीपैली, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नेम क्या है? तो सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नेम जो है ट्रिटिकम एस्टिवम है, ट्रिटिकम एस्टिवम है, ये बात याद रखिए। और ट्रिटिकम को हम लोग स्पेसीज कहेंगे और एस्टिवम को हम लोग जीनस कहेंगे। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न हम लोग लेकर आते हैं। आईपीएल 2014 में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कप किसने जीता? तो ऑरेंज कप जीतने वाले 2024 के आईपीएल के हैं वो आपका खिलाड़ी विराट कोहली है। कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली के बारे में याद रखिए, ये किस खेल यानी आईपीएल जो है किधर से खेलते हैं, किस टीम से? आरसीबी से, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। आप क्रिकेट के प्रेमी हैं, बिल्कुल आप जान रहे हैं। और इन्होंने ऑरेंज कप जीता कितना रन बना करके? याद रखिए 741 रन बनाया। ठीक है, कुल कितने मैच खेले? 13 मैच खेले। कितने मैच? 13 मैचों में 741 रन। ठीक है, चलिए कुछ कुछ डिटेल्स लेते चलिए। क्वेश्चन कब क्या बन जाए कौन जानता है, यानी आपसे पूछ दे। अभी आपसे पूछ दिया गया ऑरेंज कप किसने जीता, और कहते हैं ऑरेंज कप जीतने वालों ने कितना रन बनाई, तो आपको ये आंसर आना चाहिए। कितना रन? 741 रन बनाए। ठीक है, चलिए किस संवैधानिक संशोधन ने निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी? तो मौलिक अधिकारों पर वरीयता देने वाला आपका अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन 1978 ये है आपका। ठीक है, वही बात करें 43 और 44, तो जो 42वां संविधान संशोधन में जो चीज लागू हुई उस चीज को 43-44 संविधान संशोधन जो है समाप्त कर दिया। यानी 42 में जो लागू हुआ इन दोनों में क्या हो गया? समाप्त हो गया। वहीं 41वां संविधान संशोधन 1976 क्या है? ये जो है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हो या अध्यक्ष हो उनकी सेवानिवृत्ति को 60 साल से 62 साल किया गया, मतलब 2 साल को बढ़ाया गया। तो ये याद रखिए। 41वां क्या है? ये है राज्य लोक सेवा सदस्य या अध्यक्ष के सेवानिवृत्ति में 2 वर्ष बढ़ाया गया। 2 वर्ष बढ़ाया। 60 था, 60 से कितना कर दिया गया? 62 वर्ष। 60 से 62 वर्ष। ठीक है, राज्य सेवा आयोग यानी बीपीएससी कह लीजिए, जेपीएससी कह लीजिए, है ना, सीजीएपीएससी कह लीजिए, ये सब आपका जो है जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है ना उससे संबंधित है ये। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न हमारा क्या है?
भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप आपका सिसिली है। कौन है? सिसिली, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट बनती है। वो कब बनती है? आपसे अगर पूछ दिया जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष जो है कांग्रेस की बनती है एनी बेसेंट, और किस अधिवेशन में बनती है और किस वर्ष बनती है, तो ये होता अधिवेशन आपका कोलकाता अधिवेशन। कोलकाता अधिवेशन में बनती है। कब? ये वर्ष याद रखिए, 1917 का जो अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट करती है, और ये होता है 1917 में। और एनी बेसेंट का रोल कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एकजुट करने में भी रहा है। ठीक है ना, एकजुट करने में भी एनी बेसेंट का अहम भूमिका रहा है। चलिए आइए अगला प्रश्न हमारा आता है, ग्रहों की गति के नियमों का प्रस्ताव किसने दिया? तो ग्रहों की गति के नियमों का जो है प्रस्ताव आपको कौन दिया? अभी हम लोगों ने पढ़ा है केपलर। कौन पढ़ा है? केपलर ने आपके ग्रह की गति के नियम को प्रसारित किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा जोहान्स केपलर। ठीक है, चलिए अब बात कर ले हम लोग गैलीलियो की बात करें तो गैलीलियो गति और वेग से संबंधित सिद्धांत दिया है, और गैलीलियो ही जो है जड़त्व का नियम भी दिया है, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम गैलीलियो। रोजर बेकर की बात करें तो रोजर बेकन जो है बारूद का सिद्धांत दिया है। बारूद की खोज करने वाला रोजर बेकन है, तो इसके बारे में याद रखिए। बारूद की खोज, बारूद की खोज रोजर बेकन ने किया। बारूद में होता कौन कौन है? गंधक, कोयला और सोरा। कभी कभी इसको बारूद को सॉल्ट पीटर के भी नाम से जाना जाता है, सॉल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है। इसका फॉर्मूला होता है KNO3, मतलब नाइटर। नाइटर भी, बारूद को नाइटर भी कहा जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग सॉल्ट पीटर के नाम से जानते हैं, और इसी को हम लोग नाइटर कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइटर। कभी कभी इसका रंग काला होने के कारण इसको काला भी कहा जाता है, काला सॉल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है। तो आखिर इसकी खोज यानी रोजर बेकन ने बारूद की खोज किया, और उस बारूद में कौन कौन चीज होते हैं? गंधक होता है, कोयला होता है, सोरा होता है, या इसी का दूसरा नाम सॉल्ट पीटर कहेंगे। सॉल्ट पीटर की फॉर्मूला KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट होता है। वही बात कर ले आइजैक न्यूटन साहब की, तो आइजैक न्यूटन साहब ने आपको और हमारे लिए एक मैकेनिक्स ही तैयार करके दे दिया। लॉ ऑफ मोशन पढ़ते रहिए और अपने जीवन को तबाह करते रहिए, क्लियर होगा ही नहीं और आप सिलेक्शन को पाएंगे ही नहीं। इतना कंटेंट ही दे दिए हैं न्यूटन बाबा ने। एक सेब क्या टपका कि उनको खाने के बजाय उन पे खोज में लग गए, जिसके कारण उन्होंने ग्रेविटेशन के लॉ दे दिए, लॉ ऑफ मोशन दे दिए, सारे चीज़ें आइजैक न्यूटन साहब ने दे दिए। यानी जो है यही चीज़ कहा जाता ना कि इतिहास भी देखती है कि आखिर हम घटना किसके साथ घटाए कि वो हमारी खोज में लग जाए। अच्छा ये आप ही बताइए, क्या न्यूटन बाबा से पहले सेब गिरा था कि नहीं गिरा था? पहले भी गिरा होगा, लेकिन किसी ने इसकी खोज की नहीं की, लेकिन गिर गया इनके पास, बेचारा खाने के बजाय उनकी खोज में लग जाते हैं। तो यही चीज़ होता है ना, इतिहास घटना घट किसके साथ रहा है। अगर किसी व्यक्ति के साथ घट गया, जो रिसर्च करने में लग जाए तो उसका एक किताब बन जाती है, और जिसने हल्के में लिया कुछ नहीं बनता। इसलिए क्रिएटिव माइंड होना बहुत ज़रूरी है। रटी रटाई चीज़ों पे फोकस न दें, क्रिएटिव और साइंटिफिक वे में स्टडी को करें, क्योंकि क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बदल रहा है। और आप रटी रटाई बातों पे आप अगर अटल हैं तो मुश्किल है कि सिलेक्शन हो पाएगा। आइए अगला प्रश्न हमारा आता है, राम प्रसाद बिस्मिल को डैश के लिए फांसी दी गई। तो राम प्रसाद बिस्मिल को किसकी चीज़ के लिए फांसी दी गई? तो राम प्रसाद बिस्मिल को जो है काकोरी ट्रेन डकैती के मामले में फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल का एक शेर बहुत ही फेमस और बहुत ही मशहूर शेर है, वो कौन सा शेर है? राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं, दुनिया से गुलामी को मैं नाम मिटा दूंगा, दुनिया से गुलामी को मैं नाम मिटा दूंगा, एक दिन जमाने को मैं आज़ाद बना दूंगा। गरीबों से जिन्हें नफरत है, गरीबों से जिन्हें नफरत है, मैं एक दिन उनकी अमीरी को मिट्टी में मिला दूंगा। ये बात राम प्रसाद बिस्मिल जी का बहुत
तगड़ा और बहुत ज़बरदस्त बातें थी, जिससे गरीबों के अंदर एक जुनून और जोश सजगता है। मतलब कोई तो है जो हमारे दर्द को बात करता हो। यानी काकोरी कांड यानी ट्रेन डकैती कांड के पीछे क्या थी? अंग्रेज माल भर भर करके लेके जा रहे थे और हमारे लोग भूख से कर्रा रहे थे और भूख से मर रहे थे। वहीं पे राम प्रसाद बिस्मिल जी क्या कहते हैं? एक दिन गुलामी को मैं दुनिया से मिटा दूंगा, दुनिया से गुलामी को मैं एक दिन मिटा दूंगा, ज़माने को एक दिन मैं आज़ाद बना दूंगा, गरीबों से जिन्हें नफरत है उनकी अमीरी को मैं एक दिन मिट्टी में मिला दूंगा। ये राम प्रसाद बिस्मिल जी का कथन, राम प्रसाद बिस्मिल जी का मोटिवेशनल थॉट, पॉजिटिव थिंक, जो आम लोगों के बीच में, यानी क्रांतिकारी यूं ही नहीं बनते। क्रांतिकारी बनने के लिए एक जोश, एक जज्बा, एक उमंग होनी चाहिए कि एक जान को कुर्बान करने से अगर हजारे जान सुरक्षित हो जाती है तो ये जान कुर्बान हो जाना बेहतर समझेगा हजार जान को बचाने के लिए। ये बात राम प्रसाद बिस्मिल में देखा गया। उन्होंने हजारों की भूख को मिटाने के लिए ये डकैती किए थे, अपने पेट को पालने के लिए नहीं और अपनी ज़िंदगी को बसर करने के लिए नहीं और अपनी पूंजीपति को बनाने के लिए नहीं। आज की राजनेता की बात करिए, आप सीट तो दे देते हैं, आप उसे जिता देते हैं, लेकिन आपकी हित की बात नहीं, वो अपनी धन जुटाने में लग जाते हैं। तो आज़ाद पहले के लोगों के ही दिन था जो देश भारत आज़ाद हो गया। अगर आज जैसे नकारे और निकम्मे लोग होते तो शायद ये देश और गुलामी के दहलीज में और दलदल में फंस गया होता, क्योंकि सबको अपनी लगी है, अपनी कुर्सी बचाने की लगी है और अपना उल्लू सेकने में लगा है। हर कोई एक दूसरे के नीचा दिखाने में लगा है। ये क्रांति की बात नहीं, कुर्सी बचाने की बात है। तो जी हाँ साथियों, आइए आगे हम बात करते हैं। बात है राम प्रसाद बिस्मिल जी का। कौन सी बात थी? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? दुनिया से गुलामी को मैं मिटा दूंगा, जमाने को एक दिन मैं आज़ाद बना दूंगा, जिन्हें नफरत है मेरे गरीबों से, जिन्हें नफरत है मेरे गरीबों से, उनकी अमीरी को मैं एक दिन मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। आइए आगे बात करते हैं हम लोग प्रश्न की। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की शुरुआत की थी? तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार की शुरुआत की। आपका आंसर डी नंबर इधर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आता है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो आपको पता है कौन सा आंसर होगा? एंथ्रासाइट। यानी कोयले की प्रकार होती है 4 प्रकार की, एंथ्रासाइट, बीट, लिग्नाइट और बिटुमिनस। एंथ्रासाइट में कोयले की प्रतिशत होता है सर्वाधिक, सबसे ज्यादा। तो आंसर आपका ए नंबर द करेक्ट आंसर। चलिए आज का सेशन यहीं तक समाप्त होता है। अगर आज की वीडियो आप चाहते हैं एप्लीकेशन पे देखना तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए ज्ञान घर ऐप प्ले स्टोर से, ठीक है। या आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ मुझे मिल जाए तो पीडीएफ के लिए आज आप जो है ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल। या आप चाहते हैं क्या इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, सारा चीज़ तो आपके यूट्यूब पे है ही, ठीक है। तो ज्ञान घर को आप जहां ढूंढना चाहिए वहां मिलेगा आपको। प्ले स्टोर में ज्ञान घर, आपके टेलीग्राम चैनल पे ज्ञान घर और यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल है ही आपके हित के लिए और आपको कंटेंट को मजबूत करने के लिए, आपको सफलता दिलाने के लिए। ज्ञान घर हमेशा चिंतक जो है चिंतित रहता है, चिंतक बोला गया, चिंतित रहता है कि क्वेश्चन कहाँ से कराई जाए, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या रखा जाए, क्वेश्चन का लेवल क्या हो। जो जिस एग्ज़ाम के लिए विद्यार्थी मेरे साथी देखे वो इस एग्ज़ाम में सफलता हासिल करे और ज्ञान घर उनकी सफलताओं में भूमिका निभाए। ये ज्ञान घर का पहला मोटो है कि आपका सफल दिलाना, आपकी सफलता को दिलाना। सफलता ज्ञान घर नहीं दिला सकती है, सफलता आपकी मेहनत ही आपको दिलाएगी। बस ये मार्ग डिसाइड करेगा ज्ञान घर कि क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, कितना पढ़े, कितना से पढ़ने से सिलेक्शन होगा, ये निर्धारित करेगा कोई भी संस्था वाला हो या कोई शिक्षक। सिर्फ इतना ही बताएगा जिससे, यानी जो सिलेक्टिव चीज़ों हैं, सिलेक्टिव चीज़ों के पढ़ने से ही रिजल्ट होगा, पूरी बागो बहार देखने से रिजल्ट नहीं होगा। तो ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आप बने रहें,
ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों, थैंक यू सो मच।